तो ये है लेक्चर 5। लेक्चर 5 ये जो है कंप्लीट नया कॉपी में ही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ये हमने क्या ड्रॉ किया है कि मैग्नेटिक लॉकिंग किस तरह से होता है स्टेटर का और रोटर का, ठीक है। ये 2 पोल का इंडक्शन मशीन है। तो देखो स्टेटर पे एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है। सिमिलरली रोटर का भी नॉर्थ और साउथ है, और ये दोनों मैग्नेटिकली अट्रैक्शन के दौरान के कारण रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक लॉकिंग होता है तो होता क्या है कि जो रोटर का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है स्टेटर के नॉर्थ और साउथ से इस तरह लॉक हो जाता है कि रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से नॉर्थ से फ्लक्स निकला, साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और ऐसे एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। रेड लाइन जो है ये तुम्हारा स्टेटर का फ्लक्स बता रहा है, और जो ब्लू लाइन है वो रोटर का फ्लक्स। रोटर का भी फ्लक्स देखो ऐसे निकला है, एक सर्कल कंप्लीट किया, ये अट्रैक्शन फ्लक्स है। अब ये दोनों फ्लक्सेस में कुछ ऐसा फ्लक्स होगा जो कि इस लिंकिंग में शामिल नहीं हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो लीक कर जा रहा है। किधर, मान लो इधर कोई फ्लक्स लगा हुआ है, इधर कोई फ्लक्स लगा हुआ है, तो वो लीकेज फ्लक्स में काउंट होता है। कहने का मतलब जैसे ट्रांसफार्मर में कुछ लीकेज फ्लक्स आ रहा था जो कि पावर कन्वर्जन में अपना हिस्सेदारी नहीं दे रहा था, वैसे स्टेटर का भी कुछ फ्लक्स जो है वो लीक कर जा रहा है। कहने का मतलब पावर ट्रांसफ़र रोटर में नहीं हो रहा है, उसी तरह से रोटर का भी कुछ फ्लक्स लीक कर जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो लीकेज फ्लक्स है ये मेरा लॉसेस में काउंट होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है स्टेटर के साइड का कनेक्शन दिखाया गया है, ये रोटर के साइड का कनेक्शन है। मतलब रोटर में वाइंडिंग होता है, ये दिखाया गया है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। स्टेटर में करंट इन करता है, जबकि रोटर में करंट ये मतलब इंटरनली शॉर्टेड होता है, ठीक ना। तो करंट जो है इसके इंटरनल फ्लो करता है, ठीक ना। यहाँ से बाहर जाएगा, फिर यहाँ से कहीं अंदर घुस जाएगा, समझे ना। रोटर तो शॉर्टेड होता है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा रोटर का फ्लक्स दिखाया गया है, ये जो है तुम्हारा स्टेटर का फ्लक्स है, और ये रोटर का फ्लक्स है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ यही कहता है कि जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो काउज को अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो इसी डायरेक्शन में एक तो फ्लक्स बनाएगा ना, जो कि तुम्हारा ये है, ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। अब ईएमएफ का इक्वेशन ये जो है ये पहले कहीं डिराइव किए थे, वही चीज़ है, ठीक है। ये जो है कॉइल पिच है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। कहने का मतलब एक फेज, जैसे ए और ए डैश एक फेज कंसिडर करो तो इसमें कितना टर्न है, ठीक है। सिमिलरली रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब देखो E2 को डबल डैश से दिखाया गया, बस नाम लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे केस 1 कंसिडर कर लिया गया है, जिसमें क्या है कि हम मान लिए कि रोटर जो है रुका हुआ है मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब NR 0 है, तो उस समय स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और स्लिप का वैल्यू अगर 1 हो गया तो फ्रीक्वेंसी, ये वाला रिलेशन पहले डिराइव किए हैं, तो हमको पता चला कि F2 = F1। कहने का मतलब स्टेटर में जो सप्लाई दिए हो, समझे, सेम उतना ही ईएमएफ तुम्हारा सेकेंडरी साइड भी, मतलब रोटर के वाइंडिंग में भी इंड्यूस हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है उतना ही फ्रीक्वेंसी रोटर के वाइंडिंग में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, समझ गए। कहने का मतलब तुमने स्टेटर को सप्लाई दे रखा है और रोटर को हम रोटेट नहीं करने दे रहे हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब उसका वाइंडिंग पे जो ईएमएफ है वो सेम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम, कहने का मतलब ईएमएफ भी सेम, ठीक है। स्टैंड स्टिल में ईएमएफ क्या होगा, E2, दैट इज़ यही सेम है, ठीक है। ये दोनों को जब सॉल्व किए तो पता चला E1/E2 = A क्या होता है, A होता है तुम्हारा रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। जैसे तुम्हारा ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो होता था, वैसे यहाँ पे कुछ ये है, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे ही मानने के लिए मान लिए। अब ये वाला कंडीशन आया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्टेटर। अगर स्टेटर को देखो तो स्टेटर में क्या हो रहा है कि स्टेटर सप्लाई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो स्टेटर के एक साइड तो सप्लाई का वोल्टेज है और इधर वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। स्टेटर का जो वाइंडिंग है उसमें कुछ कॉपर लॉस होगा और ये क्या है, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज कौन सा है, तो देखो ये वाला जो लीकेज था वही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा नो लोड पे जो लॉसेस हो रहा है वो। नो लोड कहने का मतलब कि तुमने स्टेटर को सप्लाई दे रखा है पर रोटर के साथ कुछ लोड नहीं लगाया है, ठीक ना, तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है। अब आता है रोटर का डायग्राम बनाना। तो रोटर का डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, ये उसका लॉसेस हो गया मतलब लीकेज रिएक्टेंस हो गया, और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक है। रोटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। E2 क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जो कि मतलब रोटर के कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको E2 बोलेंगे, ठीक है। ये जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, देखो रोटर करता क्या है, रोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, ठीक है। कहने का मतलब वाइंडिंग में स्टेटर फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस ईएमएफ को ये फ्लक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उस फ्लक्स से ये रोटेट किया। कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटर के वाइंडिंग में आया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, और वो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में, समझे। इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है रोटर में, ठीक है। इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट करने से जो फ्लक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब रोटर घूमने लगेगा, ठीक है। तो रोटर में 3 स्टेज में एनर्जी कन्वर्जन हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वहाँ पे तीनों एनर्जी जो है हमारा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा E2 हो गया। इस वाले में हमने क्या कंसिडर किया है कि रोटर जो है रुका हुआ है, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में F1 इज इक्वल टू F2, दैट इज़ ये वाला, ये तो हमने डिराइव किया ही अभी। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है। अब हमने क्या किया कि रोटर को रोटेट करवा दिया कोई एक RPM पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, चूँकि रोटर के पास तो F2 फ्रीक्वेंसी है, मतलब रोटर के वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हुआ वो F2 है, बट F2 तो F1 के इक्वल है। कहने का मतलब F1 पे क्या है, E2 है और X2 है, ठीक ना। और जब F2 तब तुम करोगे, F2 इज इक्वल टू SF1 होता है। कहने का मतलब जब रोटर रोटेट कर रहा होगा तो F2 इज इक्वल टू SF1, मतलब F1 में जो वैल्यूज़ था उसके वैल्यूज़ में तुम S मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E1 वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक ना। तो ऐसे वैल्यू कर दिए तो हमारा KVL इक्वेशन, KVL जब इसमें लगाएंगे तो हमको ये मिलेगा। अब इसमें तुम क्या करो, इसमें जो है सॉरी ये मिला। अब इसमें से तुम क्या करो कि ये दोनों डायग्राम को सेम करने के लिए हमको यहाँ पे E2 है, यहाँ पे SE2 है, तो S हटा दो, इससे S हटाने से E2 ऐसा बन गया, ठीक है, दैट इज़ दिस वन। अब क्या करना है कि अब यही जो इक्वेशन बना है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मतलब A मल्टीप्लाई कर दिए रिडक्शन फैक्टर से और कुछ इस तरह, मतलब किसी तरह से हमको एक सीरीज़ नेटवर्क बनाना है, ठीक है। ये देखो करंट सेम है ये दोनों रेजिस्टेंस में, कहने का मतलब क्या हुआ, सीरीज़ नेटवर्क है। सीरीज़ नेटवर्क में ही तो करंट सेम होता है। तो ये KVL इक्वेशन हमें दर्शा रहा है जिसमें ये करंट मतलब ये जो ब्रांच है ये सीरीज़ में है। E1 EMF इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ E2, ठीक है। तो अब इसी का हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किए और सारा वैल्यू को हम स्टेटर साइड में लिख लिया, ठीक है। तो सारा वैल्यू को स्टेटर साइड लिखने में हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिला जहाँ पे ये बता रहा है पूरा वैल्यू स्टेटर के साइड हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखो रोटर जो होता है, रोटर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट सर्किट लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे ये जो वैल्यू है ये स्टेटर का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये रोटर का वैल्यू है, रोटर का रेफर्ड टू स्टेटर साइड, समझ गए। डैश मतलब वही बता रहे हैं, यहाँ पे जो डैश है ना, डैश तुम्हारा रेफर्ड वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। और ये डैश कैसे आएगा, तो ये इसका रेफरेंस ये है, यहाँ पे देख लो डैश का मतलब क्या होता है, ठीक है।
हर एक डैश का इंडिविजुअल, जैसे I2 डैश, I2 डैश का मतलब क्या हो गया, I2 डैश का मतलब हो गया I2 अपॉन ए। सिमिलरली तुम्हारा R2 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, R2 डैश का मतलब हो जाएगा R2 इंटू ए स्क्वायर, समझ गए। सिमिलरली X2 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, X2 डैश का मतलब हो जाएगा X2 इंटू ए स्क्वायर, समझ गए। सिमिलरली E2 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, E2 डैश का मतलब होगा A टाइम्स E2। मतलब ये सेम है तुम्हारा ट्रांसफार्मर के जैसा है, जहाँ पे क्या था कि वोल्टेज में टर्न रेशियो मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे भी हो रहा है। करंट में टर्न रेशियो डिवाइड होता था, तो यहाँ भी हो रहा है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड होता था ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बस ये एक डिफरेंस है। नहीं रे, ट्रांसफार्मर में भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ही होता था, समझे। तो कोई डिफरेंस नहीं, एक बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो डैश पैरामीटर क्या है, डैश जो है रेफर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब इस फिगर का दिक्कत ये है कि रोटर तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रांच को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। इस ब्रांच दिखाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल में हमें ये तो पता चलना चाहिए कि मैकेनिकल ऑपरेशन किधर हो रहा है, ठीक ना। तो ये सब कुछ बिल्कुल ही सेम है, यहाँ पे बस ये दर्शा दिया गया है, ठीक है। और ये है क्या, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि मैकेनिकल लोड को बता रहा है, ठीक ना। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड। कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये मैकेनिकल लोड को बता रहा है। कहने का मतलब तुम रोटर पे कुछ लोड लगाए हुए हो, ठीक है, और उस लोड को जब चाहो तुम वैल्यू बढ़ा सकते हो, जब चाहो तुम वैल्यू घटा सकते हो, ठीक है। वैल्यू बढ़ने पे, वैल्यू घटने पे करंट जो सप्लाई से इनपुट हो रहा है उसमें डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब जब तुम लोड का वैल्यू बढ़ाओगे तो V1 तो कांस्टेंट रहेगा, करंट ज़्यादा इनपुट आएगा। कहने का मतलब लोड जब बढ़ाओगे तो पावर ज़्यादा कंज्यूम, पावर सप्लाई से ज़्यादा लेगा, और लोड जब घटाओगे तो पावर कम लेगा, ठीक है। वही चीज़ में बताया गया है। अब इसमें देखो लोड है, ठीक है। जब तुम लोड कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, जब लोड कनेक्ट कर दोगे तो रोटर जो है एक रोटेटिंग टॉर्क लगाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगाएगा किस पे, लोड पे। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगाने के बाद रोटर एक स्पीड अटेन कर लेगा, दैट इज़ NR, ठीक ना। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में लगा है तो इसके बैलेंस में भी एक टॉर्क लगेगा जो कि रोटर अप्लाई करेगा, किस लिए, खुद के स्टेबिलिटी होने के लिए। अगर मान लो, कहने का मतलब जितना टी होगा, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे लोड टॉर्क। और ये लोड टॉर्क क्यों लगा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन को बैलेंस रखने के लिए, अदरवाइज ये मशीन घूम के कहीं फेंका जाता, समझे। जब TE इज इक्वल टू TL होगा, दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, तब तुम्हारा मशीन एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा स्टेबल पोजीशन में, ठीक है। और जब T इज़ नॉट इक्वल टू TL होगा तो मोटर जो है तुम्हारा या तो एक्सेलरेट कर रहा होगा या तो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, समझे। जैसे मान लो तुम लोड लगाए और अभी स्विच ऑन किए, समझे, तो उस समय T और TL अनइक्वल होगा, और एक बार जब अपने RPM पे आ जाएगा, रेटेड वैल्यू पे आ जाएगा, तो ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक कंडीशन है कि कैसे इस वैल्यू के चेंज होने से मेरा इनपुट पावर चेंज हो रहा है। तो देखो, तुम सबसे पहले क्या करो कि मान लो तुम मशीन को चलाए हुए कोई स्पेसिफिक लोड पे, ठीक है, और सडनली तुम लोड इंक्रीज किए, ठीक है। लोड के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि NR घट गया। कहने का मतलब लोड तुम जैसे ही बढ़ा दिए तो एकाएक स्पीड तो घट ना जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई से तो उतना जल्दी पावर आएगा नहीं। मतलब तुम लोड बढ़ाओगे तो पावर डिमांड करेगा सप्लाई से, उसके बाद NR बढ़ेगा। कहने का मतलब लोड जैसे ही तुमने बढ़ाया NR सडनली घट गया, मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन घट गया। NR घटा तो स्लिप का फॉर्मूला देखो, इसके घटने से ये बढ़ जाएगा, क्यों, इसके घटने से ये बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
स्लिप के बढ़ने से ये देखो स्लिप डिनोमिनेटर में है, ये जैसे ही बढ़ा तो ये पूरा चीज़ का वैल्यू घट जाएगा। अब ये पूरा चीज़ है क्या, ये तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मतलब मैकेनिकल लोड जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिए, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में इसको शो किए हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू डाउन होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू डाउन हुआ तो कहने का मतलब E2 क्या होता है, E2 तो तुम्हारा स्टैंड स्टिल वोल्टेज है, मतलब नो लोड पे जो वोल्टेज है तो ये तो फिक्स ही रहेगा। तो करंट का वैल्यू में चेंज आएगा, करंट का वैल्यू में जब चेंज आएगा मतलब करंट का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। करंट का वैल्यू जब इंक्रीज़ होगा तो I0 तो नो लोड करंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। कहने का मतलब इस इंक्रीज़ कहाँ से आ रहा है, सप्लाई से आ रहा है। अब V1 भी फिक्स है सप्लाई वोल्टेज, तो कहने का मतलब I1 बढ़ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा करंट डिमांड आया तो यहाँ से ज़्यादा सोर्स से ज़्यादा करंट निकला, मतलब सोर्स में ज़्यादा पावर कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो ऐसे लोड फ्लो होता है। लोड के डिक्रीज़ करने पे भी वही सब चीज़ होगा और सप्लाई का पावर कम होगा।